वर्ष 1969 में 24 साल का एक युवा लड़का घर घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है और वह एक दिन इंडिया का डिटर्जेंट किंग बन जाता है। यह डिटर्जेंट पाउडर इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड निरमा बन जाता है। इस वीडियो में हम निरमा की राइज एंड फॉल स्टोरी पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। करसन भाई पटेल गुजरात के अहमदाबाद में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और एक केमिस्ट शॉप में काम करते थे। उनकी सैलरी उनके परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने साइड इनकम जनरेट करने के लिए एक बिजनेस शुरू करने का प्लानिंग किया। वे फार्मेसी में साइंस ग्रेजुएट थे, इसलिए उन्होंने केमिकल्स की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने कॉस्टिक सोडा और कुछ अन्य केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि डिटर्जेंट पाउडर बनाई जा सके। कई दिनों के हार्डवर्क और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें डिटर्जेंट पाउडर बनाने में सफलता मिली। करसन भाई ने इसे घर पे ही पैक करना शुरू किया और डोर टू डोर बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर का नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा, यानी निरमा। उन दिनों मिडिल क्लास कंज्यूमर्स कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सोप का इस्तेमाल करते थे जो हार्ड स्ट्रेंथ्स को क्लीन करने में सक्षम नहीं था। वहीं डिटर्जेंट कैटेगरी में लीडिंग ब्रांड सर्फ की कीमत कंज्यूमर्स के लिए 15 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यह मिडिल और लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स के लिए अनअफोर्डेबल था। करसन भाई ने अपने निरमा की कीमत 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम रखी। यह सर्फ एक्सेल की तुलना में कॉस्ट इफेक्टिव थी और लॉन्ड्री सोप की प्राइस के बराबर थी। बहुत जल्दी उन्हें अहमदाबाद के लोकल मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी पर डे सेल्स बढ़कर 200 किलोग्राम प्रतिदिन हो गई। यह उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की केवल शुरुआत थी। मार्केट के डेली डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद के पास सरसपुर विलेज में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की। उन्होंने एक शेड लगाया और कुछ लेबर्स को एम्प्लॉय किए और बड़े पैमाने पर निरमा का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। उन्होंने पैकेजिंग को भी इम्प्रूव किया और पैक पर निरमा गर्ल को ऐड किया। यही गर्ल बाद में इंडिया की नंबर 1 ब्रांड मैस्कॉट बन गई। अब करसन भाई निरमा को और अधिक ग्रो करना चाहते थे। उन दिनों केवल अहमदाबाद में ही 2000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स थे, लेकिन एक नया ब्रांड होने के कारण रिटेलर्स इस ब्रांड को अपने स्टोर में रखने से घबराते थे। इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए करसन भाई ने एक बहुत ही इनोवेटिव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया। उन्होंने कुछ फीमेल स्टाफ को हायर किया और उन्हें सिटी के अलग अलग रिटेल स्टोर्स में जाकर निरमा के डिमांड करने के लिए कहा। रिटेलर्स ने सोचा कि निरमा की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस ब्रांड को अपने स्टोर्स में नहीं रखना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने निरमा को परचेज करना और उसे अपने स्टोर्स से बेचना शुरू कर दिया। यह स्ट्रैटेजी बहुत ही सक्सेसफुल रही। बहुत जल्द निरमा अहमदाबाद के आसपास के विलेजेस में नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बन गया। अब समय था गुजरात में एक्सपैंड करने का। वे जानते थे कि अगर उन्हें गुजरात और फिर नेशनल लेवल पे एक्सपैंड करना है तो उन्हें प्राइस लीडरशिप स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना होगा। वे निरमा का एमआरपी नहीं बढ़ाना चाहते थे जो 3 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम था। इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव रखा। निरमा में मेजर इंग्रेडिएंट सोडा था जो करीब 60% था। यह गुजरात में बहुत आसानी से लो प्राइस पे अवेलेबल था। सर्फ के विपरीत इसमें कोई व्हाइटनर या परफ्यूम नहीं था। इसके अलावा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए नियर बाय विलेजेस में शेड के रूप में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू की। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी उपयोग नहीं करने के कारण अतिरिक्त 15% की रिबेट भी मिल रही थी। साथ ही निरमा को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए केवल 3 स्टेप्स का पालन करना पड़ता था। इन सभी फैक्टर्स ने निरमा को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में
कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद की। 1975 तक निरमा पूरे गुजरात में एक्सपैंड कर चुका था। इस सक्सेस के पीछे प्रमुख कारण थे इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडिया, प्राइस लीडरशिप और कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। अब समय था नेशनल लेवल पे एक्सपैंड करने का। पहली बार 1975 में करसन भाई ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अपना पहला एड कैंपेन लॉन्च किया। सबकी पसंद निरमा। वे इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी को जानते थे कि इंडियंस को अधिक झाग यानी फोम पसंद आता है, इसलिए उन्होंने ऐड किया थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। इसके अलावे उन्होंने ऐड किया कम कीमत में अधिक सफाई। वास्तव में यह निरमा की एक एक्सीलेंट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी थी। इस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ने पूरे इंडिया में अधिक से अधिक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में मदद किया। 1982 में निरमा ने उसी जिंगल के साथ टीवी एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया। इस तरह निरमा ने 1975 में 12% और 1985 में 60% मार्केट शेयर हासिल कर लिया और इंडिया का नंबर 1 सेलिंग डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। अब तक करसन भाई इंडिया के डिटर्जेंट किंग बन चुके थे। करसन कंटिन्यूअस और अग्रेसिव प्रमोशन तथा प्लेसमेंट यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के परिणाम स्वरूप सर्फ और रिन के एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज कस्टमर्स इन निरमा की ओर शिफ्ट हो गए थे। अब बारी थी एचएलएल की। एचएलएल जो अब तक निरमा को इग्नोर कर रहा था, उसे वास्तविक थ्रेट का एहसास हुआ और उसने काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी प्लान करना शुरू किया। एचएलएल ने डिटर्जेंट यूजर्स के कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए एक एग्जॉस्टिव सर्वे किया। उन्होंने इस स्ट्रैटेजी का नाम दिया स्टिंग, यानी स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निर्माज ग्रोथ। R&D टीम ने निरमा की स्ट्रैटेजी का डीप स्टडी किया और एक ऐसी प्रोडक्ट तथा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का आइडिया लेकर आई जो बहुत जल्द निरमा को नुकसान पहुंचाने वाली थी। एचएलएल एक न्यू लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर व्हील लेके आया। एचएलएल ने इस डिटर्जेंट में एक प्लेजेंट परफ्यूम भी ऐड किया और इसे हैंड्स के लिए लेस इरिटेटिंग बनाया, लेकिन इसकी प्राइस निरमा के बराबर रखी गई। एचएलएल ने इस ब्रांड के लॉन्च के साथ एडवर्टीजमेंट भी लॉन्च किया। उसका मैसेज था, मैंने मांगी थी सफाई और तूने दी हाथों की जलन। इसके परिणाम स्वरूप निरमा के कंज्यूमर्स बहुत जल्द व्हील की ओर शिफ्ट होने लगे। 1990 तक व्हील ने निरमा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन हासिल कर ली। एचएलएल ने सर्फ के साथ एक और एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया जिसमें हाउसवाइफ कहती है सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। इस एडवर्टीजमेंट में निरमा को रिप्रेजेंट करने के लिए येलो पाउडर और सर्फ को रिप्रेजेंट करने वाले ब्लू पाउडर के कंपैरिजन किया गया। इसमें यह साबित किया गया कि आधा किलो सर्फ 1 किलोग्राम निरमा के बराबर है। इन स्ट्रैटेजीज ने एचएलएल के लिए काम किया। इसके परिणाम स्वरूप निरमा का मार्केट शेयर घटकर 50% हो गया, जबकि एचएलएल का मार्केट शेयर बढ़कर 24% हो गया। लेकिन यह निरमा के डाउनफॉल की केवल शुरुआत थी। डिटर्जेंट मार्केट में आए बूम के बीच कानपुर के 2 भाइयों मुरलीधर और विमल कुमार ने घड़ी ब्रांड नेम के साथ एक डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया। उन्होंने पाया कि सस्ते डिटर्जेंट पाउडर का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इंडियन कंज्यूमर्स की पर कैपिटा इनकम भी तेजी से बढ़ रही है। कंज्यूमर्स लो क्लास से मिडिल क्लास की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास कस्टमर्स अफोर्डेबल प्राइस में हाई वैल्यू प्रोडक्ट चाहते थे। उन्होंने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया जिसकी क्वालिटी निरमा की तुलना में काफ़ी बेटर थी। इसके साथ ही इसकी प्राइस निरमा से 10% अधिक थी। इससे ब्रांड इमेज के मामले में कस्टमर्स के माइंड में घड़ी की एक बेटर पोजीशनिंग बन गई। घड़ी इस 10% हायर प्राइस का उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर्स को बेटर कमीशन देने के लिए किया, जिसके परिणाम स्वरूप रिटेलर्स ने निरमा कस्टमर्स को घड़ी डिटर्जेंट रिकमेंड करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए घड़ी ने हर 200 किलोमीटर पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या डिपो स्थापित किया। इससे रिटेल स्टोर्स में घड़ी डिटर्जेंट की बेटर अवेलेबिलिटी हुई
और शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गई। घड़ी का एडवर्टीजमेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। कंज्यूमर्स मैग्नेट की तरह घड़ी की ओर शिफ्ट होने लगे। इन किलर स्ट्रैटेजीज ने घड़ी को बहुत ही कम समय में इंडिया का नंबर 1 सेलिंग डिटर्जेंट ब्रांड बना दिया। इन सभी कारणों से 1990 के दशक में निरमा का मार्केट शेयर तेजी से घटने लगा। निरमा ने डी ग्रोथ के रीजंस को जानने के लिए कंपटीटर्स के खिलाफ काउंटर अटैक करने के लिए एक कंसल्टेंट समसिका को हायर किया। सर्वे में प्रोडक्ट मिक्स की वीकनेसेस सामने आई। कॉस्टिक सोडा की एक्सेस अमाउंट हैंड्स के लिए हार्मफुल थी और इरिटेशन पैदा कर रही थी। डिटर्जेंट की फ्रेग्रेंस भी अपेक्षा के अनुसार अच्छी नहीं थी। इसके अलावा पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी भी गलत हो गई थी। चीप डिटर्जेंट की परसेप्शन कस्टमर्स के माइंड में एम्बैरेसमेंट पैदा कर रही थी। कंसल्टेंट्स ने पैकेजिंग को इम्प्रूव करने की सलाह दी और उन्होंने सोडा एस की क्वांटिटी कम करने की सलाह दी, क्योंकि इससे हाथों में इरिटेशन हो रही थी और कपड़ों को भी नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने फ्रेग्रेंस को इम्प्रूव करने की सलाह भी दी। इसके अलावा निरमा को एडवर्टाइजिंग और पोजीशनिंग टेक्निक्स में मैसेज को चेंज करने की आवश्यकता बताई ताकि इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के रूप में पोजीशन किया जा सके। लेकिन करसन भाई ने कंसल्टेंट्स को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को इग्नोर कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सर्फ ब्लू का काउंटर करने के लिए न्यू लाइन एक्सटेंशन निरमा ब्लू लॉन्च कर दिया। इस समय तक सेगमेंट में एक और जाइंट प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने एरियल ब्रांड के साथ एंट्री कर ली थी। सर्फ ने अपने प्रीमियम और लो एंड डिटर्जेंट पाउडर्स को अलग अलग ब्रांड नेम के माध्यम से क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया था। यह एक प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थी, सर्फ और फील्ड। लेकिन निरमा ने अपने प्रीमियम डिटर्जेंट के लिए भी वही निरमा नाम इस्तेमाल किया। यह स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई, क्योंकि निरमा की परसेप्शन पहले से ही एक चीप डिटर्जेंट ब्रांड की बन चुकी थी। निरमा ने कई अन्य लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन लॉन्च किए, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। निरमा की पोजीशनिंग एक इंफीरियर ब्रांड के रूप में हो चुकी थी, जो समय और कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर में बदलाव के साथ सेल्फ किलिंग बन चुकी थी। निरमा ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिक्लाइन स्टेज में प्रवेश करने के दौरान अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को रिवाइटलाइज नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 तक निरमा का मार्केट शेयर 1985 के 60% से गिरकर केवल 4% रह गया था। निरमा ने बीसीजी मॉडल को फॉलो किया और अपने डिटर्जेंट बिजनेस से धीरे धीरे एग्जिट कर लिया। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझने में अपनी फेलियर को महसूस करने के बाद निरमा ने एजुकेशन, सीमेंट यानी लाफार्ज और सोडा एस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डाइवर्सिफिकेशन किया। ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए निरमा ने 2016 में एक बोल्ड मूव किया। इसने लाफार्ज इंडिया के सीमेंट बिजनेस को 9,400 करोड़ में अक्वायर कर लिया। नई एंट्री निवोको विस्टास अब इंडिया के टॉप 5 सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। यह एफएमसीजी से B2B इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर स्ट्रैटेजिक पिवोट को दर्शाती है। साथ ही निरमा ने एजुकेशन में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एंट्री किया, जो एक बहुत ही सफल मूव था। निरमा की जर्नी हमें कई पावरफुल इंसाइट्स देती है। डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग नए मार्केट को ओपन कर सकती है। दूसरा, इमोशनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बॉन्ड्स क्रिएट करती है। लीडरशिप को सस्टेन करने के लिए इनोवेशन जरूरी है। ब्रांड्स को चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट के साथ इवॉल्व करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन एक डिक्लाइनिंग बिजनेस को रिवाइव कर सकता है। निरमा की राइज एंड फॉल स्टोरी इंडिया के इवॉल्विंग कंज्यूमर जर्नी का एक ब्लूप्रिंट है, अफोर्डेबिलिटी से एस्पिरेशंस तक। जैसे जैसे निरमा सीमेंट और अन्य क्षेत्रों में खुद को रीइन्वेंट कर रहा है, उसकी लिजेसी हमें याद दिलाती है कि एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन ही लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस सक्सेस के पिलर्स हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली अपना एक्सपर्ट कमेंट दें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।